नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 3.2 तक आपका कवर कर दिया। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3.3। जैसा कि दोस्तों हमने ये बात किया था कि हमको इस लेसन में कौन कौन से ब्लॉक पढ़ने हैं, डी ब्लॉक पढ़ना है और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम कौन से ब्लॉक के पढ़ रहे हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने कुछ आपको उसके सामान्य लक्षण लिखवाए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता वगैरह लक्षण आपको लिखवाए गए हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा अगला टॉपिक क्या है और इस लेक्चर का पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? लिखा हुआ है डी ब्लॉक के तत्व, मतलब उसको हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं, यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? नाम एक बार दोहरा लेंगे। क्या प्रदर्शित करते हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब ये देखते हैं कि आखिरकार जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था जो संक्रमण तत्व है ये प्रदर्शित करते हैं, ये क्यों प्रदर्शित करते हैं और किस लिए प्रदर्शित करते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो दोस्तों, सामने लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं संक्रमण तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 N-1D 1 to 10 होता है। पहला पॉइंट तो आप यही ध्यान रखेंगे। और जब भी दोस्तों हमने डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू किया था तो सबसे पहले हमने आपको सामान्य लक्षण में सबसे पहला लक्षण आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया हुआ था। सो दोस्तों, वहां पर हमने क्या डिस्कस किया था कि जो इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। और क्यों होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, एक बार वहां से रिवीजन हो जाएगा तो आपको चीजों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके से होता है, या तो एस उपकोश में, बाह्य कोश के एस उपकोश में एक इलेक्ट्रॉन होगा, या बाह्य कोश के एस उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और बाह्य कोश के पिछली वाली कोश में, यानी एन क्या होती है? बाह्य कोश होती है। बाह्य कोश के पिछली वाली कोश में अगर बाह्य कोश से 1 माइनस करेंगे तो पिछली वाली कोश मिल जाएगी। जो पिछली वाली कोश होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इतना तो दोस्तों हमको सबको पता है कि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ ये होता है। अब दोस्तों इसके आगे की बात करते हैं कि आखिरकार ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है क्या। सो दोस्तों, आगे लिखा हुआ है तथा संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि हमने बताया था। अगला लिखा हुआ है क्यों इन तत्वों के NS और N-1D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जो बाह्य कोश का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिला हुआ है, हमने क्या बताया था? इनके दोनों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? अर्धभरित होते हैं या आंशिक भरित होते हैं, यही तो बताया हुआ था। या तो अर्धभरित होंगे या आंशिक भरित होंगे, यही चीजें होंगी। अब हम बात करते हैं सर, जब अर्धभरित और आंशिक भरित होते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपने सबने पढ़ा होगा, तो क्या करते हैं? जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। ये कहाँ पढ़ा हुआ होगा? फर्स्ट ईयर में। तो दोस्तों उसी के आगे लिखा हुआ है क्योंकि इन तत्वों के NS और N-1D, यानी इन कोशों में जो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जो बाह्य कोश होगी और बाह्य कोश की जो पिछली कोश, उसमें D ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉन किस चीज को बनाने में भाग लेते हैं? दोस्तों ध्यान रखिएगा, रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो आंसर क्या होगा सर? इनके जो NS इलेक्ट्रॉन और N-1D इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, इनके सर जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्य कोश का S वाला इलेक्ट्रॉन और बाह्य कोश से 1 नंबर पीछे की कोश, यानी बाह्य कोश से पिछली कोश का D वाला ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रासायनिक बंध बनाने में भाग लेता है। इसीलिए संक्रमण तत्व तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा जब हम सॉल्व करेंगे, इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आगे लिखा हुआ है, अब हम बात कर लेते हैं कि सारे संक्रमण तत्व तो हम नहीं पढ़ सकते, तो हम किसके लिए बात कर लेते हैं? हम प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व की बात कर लेते हैं। अब श्रेणी क्या होती है? जो क्षैतिज लाइन होती है उसको श्रेणी कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? उसको खड़ी लाइन कहते हैं। और क्षैतिज लाइन को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। या हम क्या कह सकते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं इसको। सो दोस्तों बात करते हैं प्रथम श्रेणी के जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें 3d और 4s ऑर्बिटल की ऊर्जाओं का अंतर कम होता है।
क्यों ये रासायनिक बंध बनाते हैं, इसका भी जवाब आपको मिल रहा होगा। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन प्रथम श्रेणी के जो संक्रमण तत्व होते हैं, जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते थे तो आप क्या देखते थे? 4s में इलेक्ट्रॉन जाता था, 4s के बाद कहाँ इलेक्ट्रॉन जाता था? 3d में जाता था, यही तो जाता था। और यही बताया गया जो बाह्य कोश है और बाह्य कोश से जो पिछली वाली कोश है वो रासायनिक बंध बनाने में भाग लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि इन वाले ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें क्यों होते हैं और क्यों रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं? क्योंकि इन वाले ऑर्बिटलों की ऊर्जाओं का अंतर, यानी इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए ये दोनों ऑर्बिटल क्या कर लेते हैं? रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। अब कैसे लेते हैं दोस्तों? जब हम उपसा संयोजी यौगिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये केमिकल बॉन्ड कैसे बनाते हैं और कैसे ये उपसा संयोजी बंध बनाते हैं। सो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, ये चीजें स्टार बना के दिमाग के अंदर बिठा लेनी है। सो दोस्तों बढ़ेंगे आगे की तरफ। आप देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। सो दोस्तों हमने नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर तत्व और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीकरण अवस्था, यानी तत्व कौन कौन से? हमने कहा प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों की हम बात करेंगे। तो प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यही तो होते हैं। ये कहां से कहां तक होते हैं? परमाणु क्रमांक 21 से लगाकर परमाणु क्रमांक 30 तक होते हैं। अब दोस्तों 30 तक कैसे होंगे? यानी 21 होगा, ये 22 होगा, इसका परमाणु क्रमांक 23 होगा, इसका 24 होगा, इसका कितना होगा? 25, इसका 26, इसका 27, इसका 28, इसका 29 और उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व। और इनके नीचे जो भी तत्व आते हैं वो भी क्या कहलाते हैं दोस्तों? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 कैसे होगी, टाइटेनियम के +4 कैसे होगी, वैनेडियम की 4 कैसे होगी, क्रोमियम की 3 कैसे होगी। अब दोस्तों इनकी भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट ईयर में सबने पढ़ा होगा कि ऑक्सीकरण अवस्था को प्लस और माइनस दोनों तरीके से व्यक्त किया जाता है। संयोजकता जो होती है, संयोजकता, दो चीजें होती हैं, संयोजकता होती है एक होती है दोस्तों ऑक्सीकरण अवस्था। इसको शॉर्ट में लिखे दे रहे, इसका मतलब ऑक्सीकरण, इसका मतलब अवस्था। संयोजकता जो होती है वो हमेशा प्लस में प्रदर्शित करी जाती है और ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो प्लस और माइनस दोनों में व्यक्त की जाती है। अब दोस्तों प्लस का मतलब क्या होता है और माइनस का मतलब क्या होता है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आता होगा। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, माइनस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आना। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं? वो इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से निकलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कहां आते हैं? बाह्य कोश में ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब दोस्तों कैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे, कैसे निकलेंगे? इसका मतलब अगर बोला कि स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, अब 3 के आगे कोई चिन्ह तो बना नहीं है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? +3 होगी। अगर हम आपसे कहें सर क्लोरीन है, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे? सर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो होती है -1। क्यों -1 होती है? क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2, 8, 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। और सर हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि जितने भी तत्व होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास कितना कम इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन कम है। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा। और हमने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं उनको हम कैसे दिखाते हैं? माइनस से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आया तो इसका मतलब कितना माइनस लगाएंगे? 1 ही तो माइनस लगाएंगे। 1 माइनस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन आया हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। इसका मतलब जहां पर माइनस लगा होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आया होगा, अगर प्लस लगा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गया होगा। और जो संक्रमण तत्व होते हैं वो कभी इलेक्ट्रॉन को लेते नहीं हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? देते हैं। क्यों देते हैं और क्यों प्लस बनाते हैं? क्योंकि हमको पता है कि संक्रमण तत्वों की 2 कोश क्या होती हैं? अपूर्ण होती हैं। जब 2 चीजें अपूर्ण है तो कोई उनको पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए क्या करते हैं? ये अपने इलेक्ट्रॉन को दान दे देते हैं। ठीक है, सो दोस्तों अब देखते हैं कि ये कैसे प्रदर्शित करेगा। इनको हटा लेते हैं, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। दोस्तों सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा स्कैंडियम 21 परमाणु क्रमांक होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। सबसे पहले देखिए क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p
6s2 एंड 3d1, कुछ यही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। यानी 2 2 4 6 10 2 12 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। 21 परमाणु क्रमांक यहाँ है, 21 परमाणु क्रमांक यहाँ है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ये वाली कोष, हम आपसे कहें पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या कहेंगे सर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 8 है, 2,8 हुआ। तीसरे कोष में हम आपसे कहें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, सर ये बताएंगे सर तीसरे कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, 9 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। और चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, अब हमने क्या बताया, हमने क्यों कहा था कि आप sp-df से बनाएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम सही होगा, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि स्कैंडियम कितनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +3। अब स्कैंडियम की हम +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के लिए स्कैंडियम +3 लिख सकते हैं। +3 का मतलब हमको 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। जब हम 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो क्या बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, और क्या बताया गया, कहा गया सर जो ns और n-1d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। अब जब ये रासायनिक बंध बनाने में भाग लेंगे, और ये चीज यहीं पर भी बोली गई है कि प्रथम श्रेणी के जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें 3d और 4s, और 3d और 4s कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ यही तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, या आप ऐसा कर सकते हैं ये रासायनिक बंध बना लेंगे। जब ये रासायनिक बंध वगैरह बना लेंगे या निकल जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यानी पहली कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, आप कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों बताइए क्या इसके बाह्य कोष में अब 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, यस सर इसके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। और हमने ऑक्टेट रूल यानी अष्टक नियम में क्या पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, कि जितने भी तत्व होते हैं वो ये सोचते हैं कि कैसे भी करके हमारे बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। अब इसने क्या किया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दान दे दिए, किसी को भी दे दिए। जब 3 इलेक्ट्रॉन दान दे दिए तो इसके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं आ गए, बिल्कुल आ गए। ये 8 इलेक्ट्रॉन आपको कैसे पता चला, क्योंकि जब आपने sp-df से बनाया तभी आप जान पाए कि 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर आपको केवल k-एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होता तो क्या आप यहां से आइडिया लगा सकते थे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। ये तो रहा स्कैंडियम का +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इसमें 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब बात करते हैं इसी तरीके से अगर हम टाइटेनियम की देखना चाहें तो यहां से क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा टाइटेनियम, और टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 22 होता है। जब 22 होगा तो इसका मतलब d में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए जरा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 2 22 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं। अब 22 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हम आपसे कहें कि तीसरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे सर 6 2 8 और 2 10, यानी तीसरी कोष में अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अगर k-एलिमेंट से जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, किसके लिए, टाइटेनियम के लिए, यानी परमाणु क्रमांक 22 के लिए। अब यहां तक हमने बात कर लिया, फिर हमने क्या कहा सर 3d और 4s के ऑर्बिटल भाग लेते हैं। जब भाग लेंगे तो आप कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यहां से पीछे के कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आप निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो क्या बनेगा, Ti+4, यही तो बनेगा। और यही तो बताया गया कि टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 4 होती है कि नहीं होती। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। अब इसी तरीके से हम आयरन का देख लेते हैं। जैसा हमने देखा स्कैंडियम 3 शो करता है, ये चीजें समझनी चाहिए आपको, ठीक है, समझ में आनी चाहिए। ये चीजें कभी पेपर में नहीं आती हैं, बल्कि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होनी चाहिए, जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी यहाँ पर लिख दी है। आप चाहें तो इनको याद भी कर सकते हैं कि स्कैंडियम की 3, टाइटेनियम की 4, वेनेडियम की 4, क्रोमियम की 3, मैग्नीज की 2, आयरन की 2,3। क्यों, ये भी हम बात करेंगे। कोबाल्ट की 2, निकिल की 2, कॉपर की 1,2,
जब हम आयरन की बात कर लेंगे कॉपर ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। जिंक की बात करेंगे, जिंक Zn2+ शो करता है, हमको सबको पता है जिंक कितने इलेक्ट्रॉन दान देता है, 2 इलेक्ट्रॉन दान देता है। अब दोस्तों हम बात किसके लिए कर लेते हैं, आयरन के लिए कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले टाइटेनियम का हटाएंगे और आयरन के लिए हम बात करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख लिया आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d कितना जाएगा, 3d हो जाएगा 6। जरा जोड़िए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26। कुछ यही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना हुआ है। अब हम बात करेंगे सर ये जो प्रदर्शित करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +2 और +3। प्लस का मतलब क्यों बोला, क्योंकि वहां पर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है। अब +2 क्यों शो करेगा, +3 क्यों शो करेगा, इसकी भी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करें एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सभी को पता होगा एस में कितने ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने रख दिए, नो डाउट। अब हम बात कर लेते हैं डी ऑर्बिटल के लिए। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। हमने यहाँ पर 5 ऑर्बिटल बना लिए। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 और 1 6। हमने ऐसे क्यों भरा, क्योंकि हमें पता है हुंड के नियम में हमको क्या बताया गया था कि सभी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं करते हैं जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। तो हमने सभी ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लिया, फिर हमने देखा कि हमारे पास अभी एक इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया है। इसका मतलब जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, वो जोड़ा बना लेगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं Fe2+, यानी Fe कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। +2 क्यों करेगा। अब हम बात कर लेते हैं सर इसके लिए। जब इसकी हम बात करेंगे तो ये क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, दान दे देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d6। कुछ यही तो बचेगा दोस्तों। यहां पर ये क्या बचा हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d6। क्यों बचा हुआ है, क्योंकि 4s से इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो क्या हो गए, निकल गए। ठीक है, यही तो हमको पढ़ना था। अगर हम बात करें Fe3+ के लिए तो 3+ का मतलब होगा कितने इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। सर आप यहां से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। यहां से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 1, क्योंकि आपको निकालने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। यहां पर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तीसरा तो है नहीं। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस होगा कि नहीं होगा, और कक्षक कैसा हो जाएगा, अर्धभरित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और कॉपर के केस में हमने क्या बताया था कि अपवाद क्यों होता था, क्योंकि वहां पर अर्धभरित कक्षक वाला कॉन्सेप्ट लगता था, इसीलिए कॉपर के केस में और क्रोमियम के केस में क्या हो जाता था, अर्धभरित या पूर्ण भरित का। इसमें कौन सा कक्षक लगाते थे, अर्धभरित लगाते थे, इसमें क्या लगाते थे, पूर्ण भरित लगाते थे। दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रॉब्लम है, जिसको ऑर्बिटल्स में प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF में कैसे बनाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K11 में कैसे बनाए जाएंगे, या SPDF को हम K11 में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, और कैसे हम ऑर्बिटल के बारे में जानेंगे। सो दोस्तों हमको आप कोचिंग के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप हमको बता सकते हैं सर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रॉब्लम है, ताकि हम आपका सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि हम आपको क्या करेंगे, हम आपको कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही अच्छी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सीख सकेंगे। सो दोस्तों सीखते रहना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि दोस्तों हमने कई बार बोला हुआ है, जितनी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो सारी की सारी चीजें आपको हैंड रिटेन नोट्स में मिल जाती हैं। और वो नोट्स कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, PDF को डाउनलोड करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों ये सारी चीजें तो सभी को पता है। अब हम बात करते हैं सर, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 एंड 3d5। कुछ है तो बनेगा। यहाँ पर अर्धभरित का कॉन्सेप्ट लग गया, नो डाउट।
सो सिंपल सी बात थी दोस्तों, हमने ये देखा कि Fe कैसे शो करेगा। ऐसे अगर हम कॉपर की बात कर लें तो कॉपर का कैसे बनेगा, आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया है। अब हम बात करेंगे कि कॉपर +1 और +2 कैसे शो करेगा। सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें कॉपर +1 के लिए या कॉपर प्लस के लिए बात करें तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन कहां से निकालते हैं, बाह्य कोश से। बाह्य कोश कौन सी होती है, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे ज्यादा होता है, ये क्या हो गई बाह्य कोश। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब ये 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आपके पास क्या बचा, 3d10 वाला ही तो बचा। सिंपल सी बात है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आया होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10, कुछ यही तो आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम बात कर लें कॉपर 2+ के लिए। कॉपर 2+ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 9 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। चलिए दोस्तों बना लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d9 कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे बन जाएंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था कैसे प्रदर्शित करेंगे, क्यों प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। क्यों बंध बनाने में भाग लेते हैं, क्योंकि जो प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व होते हैं उनके 3d और 4s इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, कम होती हैं। और दोस्तों ये कैसे रासायनिक बंध बनाएंगे इनकी भी हम बात करेंगे। वो दोस्तों जब हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे उपसह संयोजी यौगिक, तब वहां पर हम बात करेंगे कि कैसे ये उपसह संयोजी ये इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो हवा में नहीं निकलते हैं, ये भी क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे ये सारी चीजें हम वहां पर डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों टेंशन लेनी नहीं है, सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करना है और आपको इन सब चीजों को समझना है केवल। बाकी आपको ध्यान क्या रखना है, ये छोटा सा चार्ट बना हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे, आप बहुत ही अच्छे से कर ले जाएंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अपना अगला पॉइंट। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या है, लिखा हुआ है संक्रमण धातुओं का चुंबकीय गुण, यानी इस लेक्चर का सेकंड पॉइंट। अगर आप ओवरऑल की बात करेंगे तो ये कौन सा पॉइंट चलेगा दोस्तों, ये 5th पॉइंट चलेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षणों को पढ़ रहे हैं। सो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ संक्रमण धातुओं का चुंबकीय गुण, क्या होता है चुंबकीय गुण। दोस्तों सभी को पता है चुंबकीय गुण दो तरीके के होते हैं, या तो अनुचुंबकीय तत्व होगा या प्रतिचुंबकीय तत्व होगा। और दोस्तों फर्स्ट ईयर में सभी ने पढ़ा होगा अनुचुंबकीय क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं। प्रतिचुंबकीय का मतलब जब समान पोल एक पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। जब विपरीत पोल एक पास आते हैं तो क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, यानी प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और प्लस और माइनस क्या करते हैं, ये आकर्षित करते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि चुंबकीय गुण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, या तो वो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, या दोस्तों क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। अब दोस्तों हमको ये देखना है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं कि प्रतिचुंबकीय होते हैं। सो दोस्तों अभी तो हम नहीं बता सकते कि जो संक्रमण तत्व होते हैं यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, जो ये हमने तत्व पढ़े हैं और इनके तत्वों के जो नीचे के तत्व होते हैं ये अनुचुंबकीय हैं कि प्रतिचुंबकीय है, ये अभी नहीं पता है। लेकिन जैसे ही हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये अनुचुंबकीय होते हैं कि प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब ये चुंबक की तरफ क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब बात करते हैं कि अनुचुंबकीय होते क्या हैं और प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं। सो दोस्तों यहां पर हम छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, आपको फटाक से क्लियर हो जाएगा कि अनुचुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्या होता है। सो दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब होता है दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बड़ा सा नहीं लिखा, छोटा सा लिख दिया। इलेक्ट्रॉन को E- से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश, इसीलिए E- लिख दिया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है दोस्तों युग्मित इलेक्ट्रॉन। प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन। हमने क्या कहा, अनुचुंबकीय का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, प्रतिचुंबकीय का मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन। अब अयुग्मित क्या है और युग्मित क्या है सभी को पता होगा।
अयुग्मित का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन सिंगल है, जोड़े में नहीं है, तो वो कैसा होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा दोस्तों? अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिचुंबकी के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन कैसा है? युग्मित। युग्मित का मतलब कैसा है? जोड़े में है। अगर जोड़े में है तो वो कैसा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा? प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। अब दोस्तों सभी को पता है, जैसे हमने बोला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर हम कोई एक ऑर्बिटल बनाएं और एक ऑर्बिटल के अंदर हमने केवल एक इलेक्ट्रॉन बनाया, तो हम क्या कर रहे हैं? ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक ऑर्बिटल बनाया, इसके अंदर हमने कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना दिया। तो दोस्तों अयुग्मित का मतलब हमने क्या कहा कि एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। युग्मित का मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है, एक ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे? क्योंकि हमने क्या बोला? युग्मित। युग्मित का मतलब क्या होता है? जोड़ा। और जोड़े कितने होते हैं? एक जोड़े में 2 ही लोग तो होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या है? युग्मित का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। ये अयुग्मित का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? सिंगल है। अब बात करते हैं सर सिंगल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? माइनस का आवेश होता है। ठीक है, और यहां पर बात करें, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी माइनस का आवेश और इस पर भी कैसा आवेश होगा? माइनस का आवेश होगा। और हमने क्या बोला? जब माइनस और माइनस हो तो वो कैसा करते हैं? चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रतिकर्षण। यानी जब समान पोल होते हैं तो प्रतिकर्षण लगता है। प्रतिकर्षण का मतलब जैसे हमने बोला प्लस और प्लस है तो वहां पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। अगर हमने बोला माइनस और माइनस है तब भी क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। अगर एक प्लस और एक माइनस हो जाए तब क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा। सो दोस्तों चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम ये देखेंगे कि कोई भी तत्व हम आपको दे दें, हम आपसे कहें आप हमको ये बताइए कि ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। सो दोस्तों आपको करना क्या है? आपको ये देखना है कि उसके बाह्य कोश में, यानी अगर आप एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। उनको इलेक्ट्रॉन्स को आप ऑर्बिटल में रखिए। जब आप ऑर्बिटल में रखेंगे तभी आप जान पाएंगे कि अनुचुंबकीय प्रदर्शित करेगा कि प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। अगर आप डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं या एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं, सो दोस्तों आपको वहां पर यह देखना पड़ेगा कि एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कैसे वो ऑर्बिटल में व्यवस्थित हैं। अगर वो अयुग्मित हैं तो अनुचुंबकीय होंगे, अगर युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकीय होंगे। सिंपल सी बात है। लॉजिक ये ध्यान रखिए कि अगर आप डी ब्लॉक की बात करेंगे, डी ब्लॉक का मतलब उसके बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी एस और डी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप ऑर्बिटल में रखिए। फिर आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है कि युग्मित है। आइए दोस्तों समझ लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। दोस्तों सबसे छोटा सा एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21। सबसे पहला एग्जांपल यही है, सबसे पहला ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व स्कैंडियम होता है। तो सबसे पहले इसी को ले लेते हैं और देखते हैं कि ये अयुग्मित गुण प्रदर्शित करेगा कि प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा कि अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। आइए दोस्तों देखते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे? मार्कर चेंज करेंगे। सो दोस्तों जैसा कि हमने मार्कर को भी चेंज कर लिया है ताकि आपको चीजें आसानी से दिखाई देती रहे। अब हम बात करेंगे स्कैंडियम परमाणु क्रमांक ले लिया 21। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6 4s2 and 3d1। हमने क्या कहा था? हमने आपसे ये कहा था अगर आप S और P ब्लॉक के तत्वों को देखते हैं तो आपको केवल बाह्य कोश पर नजर रखनी है। अगर आप D ब्लॉक में जाते हैं तो आपको S उपकोश और D उपकोश दोनों को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ यहीं से तो आप डिसाइड करते थे, तभी तो आप बोलते थे NS2 ns1 ns2 n-1 d1 to 10।
यहीं से डिसाइड करते थे। अब सिंपल सी बात है सर, s उपकोष है, s उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है, d उपकोष है, d उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल और 5 ऑर्बिटल। अब बात करते हैं सर s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ होगा, 1 इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ होगा, यह इलेक्ट्रॉन के रखने का क्रम हो गया। डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोस्तों आप कहेंगे सर डी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने कितना इलेक्ट्रॉन रख दिया? 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब हम आपसे कहें सर ये अयुग्मित है कि युग्मित है, तो आप क्या बताएंगे? सर ये तो युग्मित है, लेकिन ये कैसा है? अयुग्मित है। और डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ से आपको क्या पता चला? यहाँ पर हम आपसे कहें तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आप कहेंगे सर 1। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब ये कैसा गुण प्रदर्शित करेंगे? अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। कैसा प्रदर्शित करेंगे? अनुचुंबकीय गुण। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ये कैसा गुण प्रदर्शित करेंगे? अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला और हम लिख देते हैं ताकि आपको चीजें समझने में दिक्कत नहीं होगी। अभी और एग्जांपल के माध्यम से हम चीजों को समझ लेंगे। सो दोस्तों, जब अब कभी भी कोई भी तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित कर रहा है तो आप उसका चुंबकीय आघूर्ण भी निकाल सकते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख लेते हैं। चुंबकीय आघूर्ण फॉर्मूला दोस्तों होता है, इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, सभी ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, n+2। बाहर क्या लिखते हैं? bm। bm क्या होता है दोस्तों? इसका मात्रक होता है। यानी यहां पर हम आपसे कहें कि n क्या है, तो n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। दोस्तों यहां पर bm क्या है? bm दोस्तों जो होता है इसे बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। इसका मात्रक होता है दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? बोहर मैग्नेटॉन। ये मात्रक होता है और फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल टू n+2। n क्या है? n जो होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको पता है तो आप क्या म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि स्कैंडियम के लिए म्यू यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। सर म्यू बराबर होता है n+2। मात्रक क्या होता है? bm। bm का मतलब क्या होता है? बोहर मैग्नेटॉन। हम आपसे कहें कि इसके लिए म्यू का वैल्यू क्या होगा, तो आपने देखा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 1 है कि नहीं है? अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो n की जगह आप कितना रख दीजिए? 1 रख दीजिए। तो n की जगह हमने 1 रखा तो कितना आया दोस्तों? जब 1 की यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 3 हो जाएगा, तो √3 आएगा कि नहीं? इसका मतलब चुंबकीय आघूर्ण कितना आया स्कैंडियम का? √3। क्यों आया? क्योंकि हमने पहले ये देखा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता चल गए तो हमको ये पता चल गया ये कैसा गुण प्रदर्शित करेगा? अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। अगर ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित कर रहा है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? सो दोस्तों उसका हमने चुंबकीय आघूर्ण का मान भी आसानी से निकाल लिया। अब दोस्तों कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, उनको भी देखते हैं। सो दोस्तों हमने अपना दूसरा एग्जांपल भी ले लिया है। क्रोमियम में भी देख लेते हैं कि ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा कि प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रॉन को देखना है। 4s को देखना है और 3d को देखना है। यही तो इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। d ऑर्बिटल कितने होते हैं? d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, हमने 5 ऑर्बिटल बनाए। 1 2 3 4 और 1 5 ऑर्बिटल बना लिए। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5।
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। अब दोस्तों आप ये बताइए कि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो सभी का आंसर क्या होगा सर? ये जो होते हैं ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर दोस्तों ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा गुण प्रदर्शित करेंगे? अनचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सी बात है। हम बात कर लें अगर कॉपर के लिए, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10, कुछ यही तो बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सभी को पता होगा कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही बनेगा। हम बात करें कि कॉपर अयुग्मित है कि युग्मित है, तो आप क्या बताएंगे सर? एस में 1 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल और 5 ऑर्बिटल। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? आपका आंसर होगा सर 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हम आपसे कहें कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे रखे जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। हुंड जी ने क्या बताया था कि पहले आप सभी ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन रखिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो आप क्या करेंगे? युग्मन कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन हमारे थे यहाँ पर 10, हमने रखे कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाकी रह गए। ये क्या करेंगे? ये युग्मन कर लेंगे, यानी छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 7वां यहाँ, 8वां यहाँ, 9वां यहाँ और 10वां यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब दोस्तों हमने आपसे ये कहा कि आप ये बताइए कि कॉपर युग्मित इलेक्ट्रॉन है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि कॉपर में सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो ये कैसा होता है? अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा जितनी भी संक्रमण धातुएं हैं ये कैसा गुण प्रदर्शित करती हैं? अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है। सो दोस्तों चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, आइए दोस्तों देखते हैं। सो दोस्तों हमने अगले पॉइंट लिख लिए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ये पॉइंट्स हमारे क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों धात्विक गुण, यानी ओवरऑल पॉइंट्स की बात करेंगे तो छठा पॉइंट है धात्विक गुण क्या होता है, यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं वो कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि चुंबकीय गुण में कौन सा गुण प्रदर्शित करते हैं, तो आप कहेंगे सर अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? आपको रीजन पता है। इसी प्रकार जो संक्रमण तत्व होते हैं वो धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। धात्विक गुण का मतलब होता है वो धातु की तरह बिहेव शो करते हैं। धातु की तरह का मतलब क्या होता है? धातुएं क्या होती हैं? हाई स्कूल में सबने पढ़ा होगा। धातुएं वो होती हैं जो आघात वर्धनी होती हैं, जिनमें चमक होती है, जो कठोर होती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती हैं। अब आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता था दोस्तों? वहां पर बताया गया होगा आपको कि उन पर आघात करने से वो क्या होती हैं? बढ़ती हैं। यानी बहुत ही अच्छे तरीके से वो धातुएं अगर आप उनको पीटते रहेंगे तो वो क्या करती रहेंगी? बढ़ती रहेंगी। जैसे आपको पता होगा कि आयरन की आप छोटी सी एक प्लेट लीजिए, अब आप उस पर हथौड़े चलाते रहिए तो पहली बात तो वो आवाज करती है और क्या करती रहती? वो प्लेट धीरे धीरे क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। यानी धातुएं क्या होती हैं? जो कठोर होती हैं, जिनमें चमक होती है, वो सब धातुएं होती हैं। अब ये संक्रमण तत्व अगर धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब जो संक्रमण तत्व होंगे इनमें चमक भी होगी और इनमें क्या होगी? आघात वर्धनीयता भी होगी, ये कठोर भी होंगी। सो दोस्तों वही पॉइंट लिखा हुआ है, तथा इनमें विशेष प्रकार की क्या होती है? चमक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं? धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि इनमें चमक होती है इसीलिए ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? क्योंकि इनके, और ये भी लिखा हुआ है, या कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। और धातुएं कैसी होती है दोस्तों? कठोर होती हैं। अगर हम आपसे कहें कि एक्सेप्शन यानी अपवाद, धातुओं का ऐसा अपवाद बताइए जो कठोर नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा? पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कठोर नहीं है बल्कि कैसी है? लिक्विड फॉर्मेशन में यानी द्रव अवस्था में है। अब दोस्तों ये कठोर क्यों होती हैं? क्योंकि इनके गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं दोस्तों? उच्च होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको पॉइंट आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? यौगिकों की प्रकृति, यानी जो आपकी संक्रमण धातुएं हैं वो कौन कौन से बंध बनाती है। बंध का मतलब होता है कौन कौन से रासायनिक बंध बनाती हैं। सो दोस्तों फर्स्ट ईयर में सभी ने पढ़ा होगा कि 3 प्रकार के रासायनिक बंध होते हैं। कौन कौन से? वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। सो दोस्तों जो संक्रमण तत्व होते हैं वो तीनों
तीनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं, यानी वैद्योसंयोजी यौगिक भी बनाते हैं, सहसंयोजी यौगिक भी बनाते हैं और उपसहसंयोजी यौगिक भी बनाते हैं। तो तीनों बनाते हैं, तो तीनों का नाम लिख लेंगे। कौन कौन से बनाते हैं? वैद्योसंयोजी, कमा सहसंयोजी, कमा उपसहसंयोजी। तो उपसहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। अब दोस्तों हमने कई बार आपसे बोला हुआ है कि ये वाला लेसन जब हम उपसहसंयोजी यौगिक पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, कई बार इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सो दोस्तों इस तरीके से किसी भी लेक्चर को आपको स्किप नहीं करना, सारे पॉइंट्स यहाँ पर जो भी पढ़ाए जाते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लिखा है संकर आयन या संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, यानी प्रकृति या प्रवृत्ति आप कुछ भी कह सकते हैं। संकर आयन व संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, इसका मतलब जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो संकर आयन भी बनाती हैं और संकर यौगिक भी बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? इन तत्वों में संकर आयन व संकर यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। क्या लिखा हुआ है? प्रबल प्रवृत्ति, यानी बहुत ही जल्दी से संकर आयन और संकर यौगिक बना लेती हैं, क्योंकि इनमें उचित ऊर्जा के डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। आपको पता है संक्रमण धातुओं में कौन से ऑर्बिटल पाए जाते हैं? डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल पाए जाने के कारण ही ये क्या करती है? संकर आयन और संकर यौगिक बनाती हैं। अब क्वेश्चन मार्क आ गया होगा, सर हमको ये तो पता ही नहीं है कि संकर आयन क्या होते हैं, संकर यौगिक क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसा हमने कई बार बोला हुआ है, ये दोनों टॉपिक जो होंगे वो कहाँ डिस्कस होंगे? उपसहसंयोजी यौगिक में। यानी अब आप समझ रहे होंगे कि ये लेसन आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम आपको हिंट चीजें दे रहे हैं कि उपसहसंयोजी यौगिक में हमको ये पढ़ना है कि उपसहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, उपसहसंयोजी बंध कैसे बनाएंगे, कैसे संक्रमण धातुओं का उसमें यूज करेंगे, कैसे हम ये देखेंगे कि वो संकर आयन बना रहे हैं, कैसे हम ये देखेंगे कि वो संकर यौगिक बना रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों टेंशन नहीं लेनी है, सारा काम मेरा है, हमको आपको समझाना है, आपको क्या करना है? समझना है। सिंपल समझते रहना है, नोट्स को जरूर पढ़ना है। दोस्तों नोट्स को स्किप नहीं करेंगे, नोट्स जरूर पढ़ेंगे। अगर हो सके तो अपने आप से भी अपनी लैंग्वेज में भी आप नोट्स बनाने की कोशिश करिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और छोटा सा एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला नोट लिखा हुआ है मुद्रा धातुएं। क्वेश्चन अगर आ जाए कि मुद्रा धातुएं कौन कौन सी होती हैं तो आप क्या लिखेंगे? कॉपर, एजी, एयू। यानी जो मुद्रा धातुएं होती हैं वो कॉपर, सिल्वर और सोना। एयू को एरोनियम बोलते हैं, एजी को अर्जेंटेट बोलते हैं, कॉपर को सीयू से डिनोट करते हैं। यानी ये क्या है? कॉपर है, ये सिल्वर है, ये सोना है। क्या है ये मुद्रा धातुएं? इन धातुओं की, यानी किन धातुओं की बात कर रहा है? इन धातुओं की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? कम होती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? यानी परमाणु के नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। छोटे से टॉपिक्स हैं, सारी चीजें आपने फर्स्ट ईयर में आसानी से पढ़ी होंगी। सो दोस्तों इन धातुओं की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? कम होने तथा इनके नाभिक पर क्या होता है? उच्च धनावेश। नाभिक पर क्या होता है? नाभिक कैसा होता है? नाभिक पर क्या होता है? धनावेश। क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक पर क्या होता है? उच्च धनावेश होने के कारण इनमें संकर यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। यानी जो मुद्रा धातुएं होती हैं वो भी संकर आयन या संकर यौगिक बनाने की उनमें क्या होती है? प्रबल प्रवृत्ति होती है। ये कब हम सारी चीजें जान पाएंगे? जब हम इस वाले लेसन को पढ़ेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको आसानी से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।